भाई दूज का त्योहार आज मनाया जा रहा है उमंग और उत्साह के साथ। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने इस पर्व की दी शुभकामनाएं। आज डीडी न्यूज का स्थापना दिवस। डीडी न्यूज संतुलित, निष्पक्ष और सटीक समाचार देने की अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए 21 सालों से लहरा रहा है अपना परचम। और पंजाब पुलिस के डीजीपी ने बताया कि पाकिस्तान से लगते सरहद पर नशीले पदार्थों और हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए पुलिस 3000 सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। भाई दूज का त्योहार आज उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाने वाला ये पर्व 5 दिवसीय उत्सव के अंत का प्रतीक है। इसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे भाई फोटा, भाऊ बीज, भाई टीका या यम द्वितीया। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सभी देशवासियों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। ये पावन अवसर भाई बहन के आपसी स्नेह भाव को और प्रगाढ़ करे, यही कामना है। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में शाह ने कामना की कि प्रेम, समर्पण और शक्ति का ये पर्व सभी के जीवन में अपार खुशियां लाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया एक्स पर भाई बहन के प्रेम के प्रतीक पर्व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दुनिया के हर कोने में रहने वाले भाई बहनों का प्यार हमेशा बरकरार रहे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आज डीडी न्यूज का स्थापना दिवस है। 3 नवंबर 2003 को भारत में समाचार प्रसारण के क्षेत्र में इस दिन एक नए युग की शुरुआत हुई थी, जब देश के एकमात्र स्थलीय उपग्रह समाचार चैनल डीडी न्यूज ने अपना सफर शुरू किया। अपनी स्थापना के बाद से समाचार के क्षेत्र में पहले से मौजूद तमाम निजी चैनलों को कड़ी टक्कर देते हुए डीडी न्यूज संतुलित, निष्पक्ष और सटीक समाचार देने की अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए दुनिया में 21 सालों से अपना परचम लहरा रहा है। ये देखिए खास रिपोर्ट। वर्ष पूरे हो गए हैं। अपने इस ऐतिहासिक सफर के दौरान डीडी न्यूज ने एक स्वायत्त सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारक के रूप में नैतिकता, निष्ठा और निष्पक्षता का दामन कभी नहीं छोड़ा। खबरों को बिना सनसनीखेज बनाए पूरी सच्चाई के साथ दर्शकों तक पहुंचाना डीडी न्यूज का ध्येय रहा है। यही वजह है कि डीडी न्यूज को जहां दर्शकों का अथाह प्यार मिला, वहीं उनका भरोसा और विश्वास भी इस पर लगातार बढ़ता गया। इसका प्रमाण है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट 2022 और CSDS का सर्वे, जिसमें डीडी न्यूज को देश का सबसे भरोसेमंद समाचार चैनल बताया गया। 3 नवंबर 2003 को डीडी मेट्रो चैनल को 24 घंटे के समाचार चैनल में बदलकर डीडी न्यूज को लॉन्च किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से ही अपने फलक को लगातार विस्तार देते हुए डीडी न्यूज समाचार प्रसारण के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से पंजाब में ड्रोनों पर तथा दूसरे अन्य साधनों के जरिए भेजे जाने वाले नशीले पदार्थों और हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए पुलिस ने सरहद के 5 किलोमीटर दायरे में 3000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में यह जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य पुलिस की ओर से पंजाब के साथ लगती भारत पाकिस्तान सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में आते 2100 स्थानों पर ये कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर 30 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इन कैमरों की मदद से पुलिस को सीमा पार से नशीले पदार्थ, गैर कानूनी हथियारों की तस्करी को रोकने और संदिग्ध लोगों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि पंजाब के अलग अलग शहरों और कस्बों के महत्वपूर्ण स्थानों पर अपराधों को रोकने के लिए पहले से ही बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और अब सीमा पर कैमरे लगाए जाएंगे। पंचकुला के संत कबीर कुटीर में
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्दलीय पार्षद ओमवती पूनिया और जजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी व पार्षद सुशील गर्ग को भाजपा में शामिल किया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। इससे पहले 2 पार्षदों के जाने के बाद भाजपा ने पंचकुला नगर निगम में बहुमत खो दिया था, लेकिन अब 2 नए पार्षदों के शामिल होने से उन्हें फिर बहुमत मिल गया है। हरियाणा को एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करने के लिए ऊर्जा संस्कृति समिति की पहल पर विभिन्न विभागों के संयुक्त प्रयास से 4 से 10 नवंबर 2024 तक इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 पंचकुला में तृतीय पंचकुला पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने बताया कि ऊर्जा संस्कृति समिति की पहल पर ऊर्जा विभाग हरियाणा, पर्यावरण विभाग, पुलिस विभाग एवं HSVP के सानिध्य में अक्षय ऊर्जा विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, महिला एवं बाल विकास, परिवहन विभाग, जिला प्रशासन एवं नगर निगम पंचकुला की संयुक्त पहल पर हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी भाषा के 100 से अधिक प्रकाशकों की किताबों की दुनिया पंचकुला के नागरिक समाज के लिए प्रदर्शित की जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों का आह्वान किया कि वे धान की कटाई के बाद फसल के अवशेषों में आग न लगाएं। आग लगाने से वायु प्रदूषण फैलता है और मिट्टी के पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। किसान अवशेषों को मशीनों की सहायता से मिट्टी में मिलाएं। धान अवशेषों को मिट्टी में मिलाने से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तथा वातावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना 2024-25 के तहत फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए ये योजना शुरू की गई है। आवेदन के लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। योजना के तहत 1000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक किसान 30 नवंबर 2024 तक विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को पराली जलाने से रोकना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे न केवल पर्यावरण को सुरक्षित किया जाएगा बल्कि किसानों को फसल अवशेषों का सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से पराली के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को फसल अवशेष न जलाने के बारे में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र जैसे सुपर सीडर, जीरो टिलेज मशीन, स्ट्रॉ चॉपर, हैप्पी सीडर, रिवर्सिबल प्लो आदि अनुदान पर दिए जाते हैं, जिनकी मदद से किसान पराली को मिट्टी में मिलाकर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं या पराली की गांठें बनाकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं। मेजर जनरल जगदीप सिंह चीमा ने एनसीसी डायरेक्टरेट में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के 13वें एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है। डायरेक्टरेट की ओर से इन राज्यों के 56 जिलों के 200 कॉलेजों और स्कूलों में लगभग 1.5 लाख कैडेट्स को प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो युवाओं के समग्र विकास और भावी नेतृत्व करने वाले कैडेट्स को मार्गदर्शन देने पर केंद्रित है। मेजर जनरल चीमा भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में एक योग्य प्रशिक्षक भी रहे हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र और 1988 में 223 मीडियम रेजिमेंट में कमीशन मेजर जनरल चीमा ने प्रतिष्ठित कमांड और स्टाफ असाइनमेंट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें इथियोपिया और इरिट्रिया में यूएन मिशन और भारत के हाई कमीशन में रक्षा राजनयिक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। उनकी कमांड असाइनमेंट्स में 223 मीडियम रेजिमेंट की कमांड बारामूला में आर्टिलरी ब्रिगेड और माउंटेन स्ट्राइक कोर के हिस्से के रूप में आर्टिलरी डिवीजन के जनरल ऑफिसर के पद भी शामिल हैं। स्टाफ असाइनमेंट्स में आर्मी हेडक्वार्टर में GSO 1, डिविजनल हेडक्वार्टर में कर्नल Q, कॉप्स हेडक्वार्टर में कर्नल A, ब्रिगेडियर OL और कमांड हेडक्वार्टर में मेजर जनरल आर्टिलरी रहे हैं। कनाडा के मंत्री की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति और नाराजगी जताई है। भारत ने कनाडियाई उच्चायुक्त के प्रतिनिधि को तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्री पर कैनेडियन मंत्री की टिप्पणियां बेबुनियाद हैं। उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इस तरह की
गैर जिम्मेदाराना हरकतों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। उत्तर मध्य रेलवे ने छठ के मौके पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अपनी व्यापक तैयारियां बताई हैं तथा त्योहार को देखते हुए यात्री आसानी से अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच सके, इसके लिए रेलवे लगभग 50 ट्रेनें उत्तर क्षेत्र में चला रही है। रेलवे ने न केवल ट्रेनें बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के भी बेहतरीन इंतजाम किए हैं। छठ और दीपावली के पर्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य रेलवे बहुत सारी स्पेशल गाड़ियां चला रहा है ताकि हमारे यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। अभी हम लोग लगभग प्रतिदिन 9 से 10 एनसीआर की ओरिजिनेटिंग ट्रेन, और जैसा कि आप सबको पता ही है कि एनसीआर एक पासिंग रेलवे है, यहाँ से बहुत सारे लोग उत्तर पूर्व की ओर, बिहार की ओर अपने गंतव्य पे जाना चाहते हैं, छठ के पर्व को मनाना चाहते हैं, तो हम लोग बहुत सारी पासिंग ट्रेन भी चला रहे हैं। तो हमारी लगभग प्रतिदिन 9 से 10 ओरिजिनेटिंग ट्रेन और लगभग 40 प्रतिदिन पासिंग ट्रेन हो रही हैं। इस तरह लगभग 50 ट्रेनें प्रतिदिन उत्तर मध्य रेलवे चला रहा है। त्योहारों के अवसर पर भारतीय रेलवे द्वारा लगभग 7,500 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, जबकि पिछले साल भी कई विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं। वहीं उत्तर रेलवे पंजाब के फिरोजपुर डिवीजन की ओर से विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। दिल्ली में कई सप्ताह से वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है, लेकिन आज वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब स्तर की सीमा को तोड़ते हुए खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कई इलाकों में आज सुबह वायु प्रदूषण 400 से पार दर्ज किया गया। नेहरू नगर में सबसे अधिक AQI 431 दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 427, रोहिणी में 404, अशोक विहार में AQI 402 दर्ज किया गया, जबकि वजीरपुर, विवेक विहार, RK पुरम, पंजाबी बाग और पटपड़गंज में AQI 400 के करीब दर्ज किया गया। सामान्य वायु AQI का स्तर 50 होना चाहिए। वहीं 300 AQI स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक होता है। 400 पार AQI जहरीली हवा स्वस्थ व्यक्ति को भी गंभीर बीमार कर सकती है। वहीं दिवाली के बाद से पंजाब के अधिकतर शहरों की हवा प्रदूषित हो चुकी है। कल अमृतसर व लुधियाना देश भर के सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 1 और 2 पर रहे। अमृतसर में प्रदूषण के कारण दृश्यता कम रही। दूसरी ओर हरियाणा के जींद व करनाल में हवा बेहद खराब श्रेणी में रही। भारत सरकार के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत पहले ही दिन 1.8 लाख से अधिक पेंशन भोगियों ने अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC सर्टिफिकेट प्राप्त किए। पेंशन भोगियों और उससे जुड़े विभाग ने 1 से 30 नवंबर तक भारत भर के 8 शहरों और जिलों में तीसरा और सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कैंपेन शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का उपयोग कर पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ये टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन के जरिए घर बैठे चेहरा स्कैन कर पेंशन भोगियों की पहचान करने में सक्षम है, जिससे DLC जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी होती है और इसके लिए उन्हें बैंक या डाकघर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कोलंबिया में पार्टियों के सम्मेलन की 16वीं बैठक में भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और योजना NBSAP का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने इसे अद्यतन करने में भारत के संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। इस योजना के अंतर्गत पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने की कार्यनीति की रूपरेखा तैयार की जाती है। ये पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों और समुदाय संचालित संरक्षण प्रयासों के माध्यम से चुनौतियों का समाधान किया जाता है।
कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि अद्यतन जैव विविधता कार्यनीति खराब पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, आर्द्र भूमि की सुरक्षा और समुद्री तथा तटीय क्षेत्रों के सतत प्रबंधन पर केंद्रित है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्य योजना 2025 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की दीर्घकालिक दृष्टि के साथ 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। ये दस्तावेज पिछले महीने की 30 तारीख को जारी किया गया था। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।